स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेजिंद्र गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो नर जनन तंत्र होता है इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से अंग है, वहाँ पर स्पर्म का जो मूव है, वो गमन है, वो किस दिशा में होता है, कैसे होता है और उसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कई सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि टेस्टिस क्या होता है, ठीक है, टेस्टिस के चारों ओर जो वृषण कोष होता है वो कैसी स्ट्रक्चर है, तो वहाँ हमने देखा। तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ आप दोबारा देखेंगे कि सबसे पहले जो प्राथमिक लैंगिक जनन अंग होते हैं वो होते हैं यहाँ पर टेस्टिस। तो ये प्राथमिक जनन अंग के रूप में हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृषण कहते हैं। तो मनुष्य के अंदर वन पेयर, एक जोड़ी वृषण शरीर से बाहर, उदर गुहा से बाहर वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं। राइट। अब देखिए वृषण के अंदर यहाँ पर कई सारे ये पिंडक होते हैं, ठीक है। इन पिंडकों की संख्या लगभग 250 के आसपास होती है, 250 से लेकर 300 तक मानी गई है। प्रत्येक जो लोब्यूल होता है, पिंडक होता है, उसके अंदर 1 से 3 रेता नलिकाएं होती है, जिनमें उपस्थित जो शुक्र जनन कोशिकाएं, वहां पर शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो यहां पर देखिए आप, ये जितनी भी क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर यहां बनाई हुई है ये सब रेता नलिकाएं होती है। रेता नलिका आगे चल करके एक जाल में खुलती है। इस जाल को हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस अर्थात वृषण जालक। वृषण जालक से कई सारी नलिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अपवाही नलिकाएं। ये जो यहाँ पर ट्यूब आपको दिखाई दिए, इनको बोलते हैं अपवाही नलिकाएं। अपवाही नलिका आगे चल करके एक कुंडलित जाल में खुलती है, जिसे हम कहते हैं अधिवृषण, एपिडिडाइमस। अधिवृषण, अधिवृषण मनुष्य के अंदर, देखो हम अधिवृषण की बात करें यहां पर, एपिडिडाइमस। इस अधिवृषण की यदि बात करें तो अधिवृषण मनुष्य के अंदर, इस अधिवृषण की लंबाई लगभग होती है 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर होती है। और इस अधिवृषण का जो उद्भव हुआ है वो वुल्फियन नलिका के द्वारा हुआ है। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के अंदर एपिडिडाइमस की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। हमने बताया यहाँ पर लगभग 6 मीटर होगी। इसके अलावा इस अधिवृषण का उद्भव किस नलिका से हुआ है, किस अंग से हुआ है, तो वह है वुल्फियन नलिका। तो ये जो अधिवृषण है, यहाँ पर देखिए अधिवृषण को हमने कुंडलित अवस्था में यहां से लेकर के यहां तक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अधिवृषण का ऊपरी जो भाग होता है, जो टेस्टिस की जस्ट ऊपर होगा, इस भाग को हम बोलते हैं कैपट एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे इसको? कैपट एपिडिडाइमस। जबकि यहां से लेकर के यहां तक जो मध्य का पोर्शन है, ये वाला, इस हिस्से को बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं इसको? कार्पस एपिडिडाइमस। राइट। जबकि टेस्टिस की जस्ट नीचे की तरफ जो ये जाल होता है, अधिवृषण का जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, एपिडिडाइमस अधिवृषण जिसे हम कहते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो ऊपर का हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? कैपट एपिडिडाइमस। मध्य का जो बड़ा भाग होता है लेकिन वो सकरा भाग होता है, उसको हम बोलते हैं कार्पस एपिडिडाइमस। और जो नीचे की तरफ का जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं कॉर्डा एपिडिडाइमस। अब यहां देखें कि इस अधिवृषण के कार्य क्या है, ध्यान से समझेंगे इसको हम। अधिवृषण का जो कार्य है, फर्स्ट लगभग 1 महीने तक, लगभग 1 महीने तक स्पर्म का संग्रह करना। इसका मतलब हुआ कि टेस्टिस में शुक्र जनन कोशिकाओं में जो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है, ये शुक्राणु बनने के बाद अपवाही नलिका, रेटेटेस्टिस अपवाही नलिका से होते हुए अधिवृषण में जाकर के स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो लगभग 1 महीने तक ये क्या करता है? शुक्राणु को संग्रह करता है। यदि इसके बाद यदि इनका उपयोग नहीं होता तो ये जो
स्पर्म होते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो इन्हीं की जो सेल्स होती है मृत स्पर्म का क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है। ठीक है, अधिवृषण की जो इंटरनल लेयर की जो सेल्स होती हैं उन कोशिकाओं के द्वारा जो स्रावित तरल होता है वो शुक्राणु को गति करने के लिए एक तरीका से ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा की बजाय हम बोलते हैं तरल पदार्थ इसको उपलब्ध कराता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गतिशील हो जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं। इसके अलावा यहां पर अधिवृषण के अंदर शुक्राणुओं का शारीरिक रूप से क्या होता है, परिपक्वन, शारीरिक रूप से परिपक्वन होता है। देखो स्टूडेंट ध्यान रखो, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, शुक्राणुओं का मेन फंक्शन होता है अंडाणु को निषेचित करना। उससे पहले अंडाणुओं की जो चारों ओर की जो लेयर होती है उन लेयर को ये तोड़ता है, भित्ति को भेदता है। तो भित्ति को भेदना उसकी क्रियात्मक योग्यता होती है। ठीक है, तो क्रियात्मक जो योग्यता है वो उसको योनि स्राव और गर्भाशय द्वारा स्रावित जो पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त होती है, जबकि यहाँ शारीरिक रूप से परिपक्वन होता है। तो क्रियात्मक रूप से परिपक्वन योनि स्राव, गर्भाशय द्रव आदि के द्वारा, जबकि यहाँ शारीरिक रूप से क्या होता है, इसका परिपक्वन होता है। इसके बाद आप देखेंगे यहां से शुक्राणु जब निकलते हैं अपवाय धमनिका द्वारा, निकलने के बाद सबसे पहले अधिवृषण के ऊपरी हिस्से में जाएगा, यहां से फिर कार्पस और कार्पस से सीधा होता हुआ कॉर्डा में जाएगा। कॉर्डा से फिर ये आगे ट्यूब के अंदर जाते हैं जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, अर्थात ये शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी तक पहुंचाने के लिए मार्ग उपलब्ध कराते हैं। तो ये इसके सारे पॉइंट्स क्या हैं, अधिवृषण के फंक्शन होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछते हैं, एनसीईआरटी में पूछा जाता है 12th क्लास के अंदर कि अधिवृषण को यदि हम क्षतिग्रस्त कर दें तो कौन सी क्रिया प्रभावित होगी, शुक्राणुओं का शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होगा, शुक्राणु गतिशील नहीं होंगे, इसके अलावा शुक्राणु आगे मूव नहीं करेंगे, अर्थात मैथुन अंग तक नहीं पहुंचेंगे, अर्थात कह सकते हैं कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी। राइट, ये आपको बात समझ में आई। अब आप देखिए आगे, अधिवृषण से आगे यदि हम देखें, देखिए हम एरो के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करें, शुक्राणु यहां से होते हुए यहां पहुंचे, फिर यहां से इसके अंदर यहां पर आए, उसके बाद यहां, अब आगे चल करके एक ट्यूब के अंदर खोलता है। तो देखिए ध्यान से यहां पर कि अधिवृषण से आगे कॉर्डा एपिनिडाइमस, कॉर्डा एपिनिडाइमस से आगे एक लंबी नलिकाकार, हम ये कह सकते हैं इसका जो कुंडलन होता है वो कम होता है, तो ये कम कुंडलित नलिकाकार रचना है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग होती है 45 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर लंबी, जो कि कम कुंडलित नलिकाकार रचना है, जो इस कॉर्डा एपिनिडाइमस से आगे निकलती है। और यहां से देखिए आप निकल कर सीधा ये जो सकरा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं वक्षण नाल, क्या बोलते हैं इसको, वक्षण नाल, इलिंगुअल कैनाल। तो वक्षण नाल से होती हुई ये उदर गुहा में एंट्री कर जाती है। कहां पर प्रवेश करेगी, उदर गुहा में। और उदर गुहा में जैसे ऊपर की तरफ जाती है, यहां देखिए एक हमने नली दिखाई हुई जिसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी के साथ ये फंदा बनाती है। हम जानते हैं मूत्रवाहिनी डबल होती है, दो होगी, तो इस तरफ दूसरी शुक्रवाहिनी आती है और यहां से दूसरी तरफ। तो ये जो शुक्रवाहिनी है मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर नीचे की ओर झुक जाती है। ठीक है, जैसे नीचे की ओर झुकती है, इसका आगे का जो सिरा होता है वो फूल जाता है, फूल करके जो रचना बनाता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं इसको, एम्पुला, अर्थात तुम्बिका के नाम से इसको जाना जाता है। तो जैसे शुक्राणु यहां से मूव करते हुए आगे जाते हैं, तो आगे जाने के बाद, उतरने के बाद यहां पर इनको कुछ समय के लिए यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम कहते हैं शुक्राणुओं का अस्थायी रूप से जो संग्रह होता है वो कहां होता है, एम्पुला के अंदर। राइट,
अब हम देखें कि इससे हम आगे बढ़े उससे पहले हम वापस शुक्रवाहिनी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी की जो अंदर की ओर जो परत होती है वो स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी होगी। स्तंभाकार जो कोशिकाएं होती है उनमें से कुछ सेल ग्रंथिल होती है। जो ग्रंथिल कोशिकाएं हैं इनके द्वारा श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। ये श्लेष्मा शुक्रवाहिनी को अंदर की ओर से नम और चिकना बनाती है, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो शुक्राणु यहां से मूव करेंगे ये आसानी से तरल माध्यम में गति कर सकते हैं। हम जानते हैं शुक्राणु गतिशील होते हैं, पूछ के द्वारा उनमें गमन होता है। तो यहां से ये ग्रंथिल श्लेष्मा जो कि भित्ति को नम और चिकना बनाती है शुक्रवाहिनी को, इस कारण ये आसानी से ऊपर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए अपन इसको ऐसे एरो के द्वारा मूव करता हुआ दिखा सकते हैं। यहां से ये ऊपर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्या कि यदि हम इस शुक्रवाहिनी को, ये जो शुक्रवाहिनी है इसको हम काट दें, ठीक है, काटकर इसके दोनों सिरों को अलग अलग बांध दिया जाए तो वो घटना क्या होती है उसको हम बोलते हैं वैसेक्टोमी, अर्थात पुरुष नसबंदी के नाम से इसको जाना जाता है। यदि हम इसको यहां से काट दें, ठीक है, ये वाला जो सिरा है इसको इधर फोल्ड करके इसके सिरों को ऊपर बांध दें और ये सिरा इस तरफ फोल्ड करके इसके सिरों को बांध दें, तो क्या होगा? शुक्राणुओं का गमन नहीं होगा। शुक्राणु गमन नहीं करेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पुरुष नसबंदी अर्थात वैसेक्टोमी के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखो स्टूडेंट्स, कई बार ये भी पूछते हैं कि शुक्रवाहिनी की जो संख्या, हम जानते हैं टेस्टिस 2 होते हैं तो शुक्रवाहिनी भी 2 होगी। ठीक है, जब ये वैसेक्टोमी अपनाई जाती है, ठीक है, वर्थ कंट्रोल करने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो जब ये वैसेक्टोमी अपनाई जाती है तो एक ओर की नहीं बल्कि दोनों ओर की शुक्रवाहिनी को काटा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि एक ओर की शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो क्या होगा? दूसरी ओर की शुक्रवाहिनी सक्रिय रूप से निषेचन क्रिया में भाग लेगी, अर्थात निषेचन क्रिया आसानी से होगी। ठीक है, तो इस पर जन्म नियंत्रण नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं यदि पुरुष नसबंदी अपनानी है तो आपको दोनों तरफ की शुक्रवाहिनी को काटकर इनके सिरों को बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो इसकी इंटरनल लेयर होती है उसमें जो सेल्स होती है स्तंभाकार कोशिकाओं की बनी कला कोशिकाएं होती है, जिनकी कुछ कोशिका ग्रंथिल होती है जो श्लेष्मा का स्रावन करके शुक्रवाहिनी को नम और चिकना बनाती है। राइट, अब देखो इसकी जो सेल भित्ति होती है वो पेशीय होती है, मस्कुलर होती है। पेशीय होने के कारण में क्या होगा? क्रमाकुंचन गति होगी। कौन सी गति होगी? क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन गति होने के कारण शुक्राणु आसानी से, यानी कि जो शुक्रवाहिनी में क्रमाकुंचन होगा, शिथिलन और संकुचन होगा, जिससे शुक्राणु आसानी से मूव कर सके। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शुक्रवाहिनी है, ठीक है, इमेजिनिंग वाला क्वेश्चन है कि यदि इस शुक्रवाहिनी को यहां से हटा करके और इसमें रबर की ट्यूब लगा दी जाए तो क्या शुक्राणु मूव कर पाएंगे? क्या निषेचन की क्रिया होगी? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं शुक्रवाहिनी की जो भित्ति पेशीय होती है, साथ में ग्रंथिल श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। ठीक है, रबर की जो ट्यूब यदि इसको अपन यूज करेंगे तो ना तो उसकी भित्ति पेशीय होगी, ना ही उसमें श्लेष्मा का सिक्रेशन होगा। अतः शुक्रवाहिनी अर्थात रबर की ट्यूब के अंदर क्रमाकुंचन गति न होने के कारण, श्लेष्मा का अभाव होने के कारण शुक्राणु का गमन नहीं होगा, अर्थात निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो हमने ये टॉपिक देखा कि शुक्रवाहिनी क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शुक्रवाहिनी के बाद ध्यान से देखिए आप, ये शुक्रवाहिनी आगे चल करके जैसे मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती है वो नीचे की ओर झुक जाती है और इसका फूला हुआ सिरा भाग क्या कहलाता है? एम्पुला। क्या कहलाता है? भाग एम्पुला कहलाता है। एम्पुला से आगे जैसी नलिका निकली,
सिस्टम हम बोलते हैं, ये इसका एम्पुला वाला हिस्सा, एम्पुला से आगे निकलने वाली जो नलिका है, यहां से एक ट्यूब आकर के मिक्स हो जाती है ऐसे, ये देखो इस तरीका से इसको हम बना सकते हैं। यहां पर हमने दिखाया हुआ है, जैसे ही एम्पुला से निकलने वाली नलिका में एक शुक्राशय नामक जो ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि से निकलने वाली शुक्राशय नलिका इसके साथ मिक्स हो जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राशय ग्रंथि। और इससे निकलने वाली नलिका को हम क्या बोलेंगे, शुक्राशयी नलिका। ये नलिका और ये दो नलिका आपस में मिलकर के कॉमन डक्ट बनाती है, जिसको हम बोलते हैं स्खलन वाहिनी। क्या बोलेंगे हम इसको, स्खलन वाहिनी। तो यहां देखिए आप, ये एम्पुला से आगे निकलने वाली इस ट्यूब के अंदर शुक्राशयी नलिका आकर मिक्स हो जाती है और ये कॉमन नलिका बनाती है। इस कॉमन नलिका को हमने नाम दिया स्खलन वाहिनी। क्या नाम दिया हमने, स्खलन वाहिनी नाम दिया। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां से तो आ रहे क्या, शुक्राणु, यहां से ये जो ग्रंथि है ये कुछ क्षारीय श्वेत पदार्थ का स्रावन करती है, जो इस शुक्राणु के साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे कि यहां से तो स्पर्म आगे बढ़े, यहां से ये द्रव आ गया, ठीक है। तो ये जो शुक्राशय द्रव इस नलिका के द्वारा जो आएगा, लगभग शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य का 60% भाग बनाता है। जब हम इसकी सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स की ग्रंथि, तो इन कॉमन नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि कितना पोर्शन वीर्य का, सीमन का ये बनाते हैं, ठीक है। अभी आप स्ट्रक्चर देखिए, तो ये स्खलन वाहिनी यहां पर आती है, ठीक है। हम जानते हैं कि शुक्रवाहिनी 2 होती है, शुक्राशय भी 2 होते हैं, तो स्खलन वाहिनी एक और इसके साथ मिक्स होगी। तो दोनों ओर की जो स्खलन वाहिनी है ये आपस में एक जगह मिल जाती है, ठीक है। और मिल करके यहाँ पर एक लंबी पतली कुंडल, एक लंबी पतली नलिका का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग, जिसकी लंबाई लगभग होती है 14 से 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबी एक पेशीय संवहनी नलिका का निर्माण करती है, जिसको बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग। क्योंकि यहां आप देखिए स्खलन वाहिनी में एक नलिका, ये क्या है, यूरिन ब्लैडर अर्थात मूत्राशय। मूत्राशय से निकलने वाली ये मूत्र वाहिनी भी, मूत्र नलिका भी इसके साथ मिक्स होकर के यहाँ एक कॉमन नलिका बनाती है। अर्थात यहाँ से इस नलिका के द्वारा कि शुक्राणुओं का उत्सर्जन तो होता है, साथ साथ मूत्र का उत्सर्जन भी होता है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, मूत्र जनन मार्ग नाम दिया। ये जो मूत्र जनन मार्ग है ये कहाँ आकर के मिक्स होता है, यहाँ पर एक सिंगाड़े की आकार की ट्राइएंगल स्ट्रक्चर ग्रंथि रचना होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक ग्रंथि। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में से दोनों ओर की स्खलन वाहिनी आपस में मिक्स हो जाती है और मिक्स होकर के एक नलिका का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग। अर्थात इसके द्वारा शुक्राणुओं के उत्सर्जन के साथ साथ मूत्र का भी उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे जैसी नलिका निकलती है, जिसकी लंबाई लगभग 14 से हमने 18 सेंटीमीटर यहाँ पर नोट की है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इसमें 12 से 18 भी दिया हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। अब देखिए मूत्र जनन जो मार्ग है, इस मार्ग के 3 भाग होते हैं, इसकी 3 पार्ट्स हैं। एक वह भाग जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर उपस्थित होता है, तो उस भाग को हम बोलते हैं प्रोस्टेटिक मार्ग। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक मार्ग कहते हैं, जिसकी लंबाई लगभग होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। यानी इस भाग के अंदर मूत्र जनन मार्ग के इस भाग में से प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाली जो नलिका होती है, सूक्ष्म नलिका होती है, मूत्र जनन मार्ग के अंदर एंट्री कर जाती है और प्रोस्टेटिक द्रव को शुक्राणु के साथ मिक्स कर देती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था, शुक्राशय द्रव लगभग वीर्य का 60% भाग बनाता है, जबकि प्रोस्टेटिक द्रव लगभग 25% भाग बनाता है। ये हम सारी चीजें एसेसरी जो जननांग होते हैं, सहायक जननांग, उनके अंदर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आप देखिए प्रोस्टेटिक ग्रंथि से निकलने के बाद
छोटा सा भाग होता है जिसके दोनों तरफ इस प्रकार की ग्रंथि दिखाई हुई है, इनको हम बोलते हैं काउपर्स की ग्रंथि। क्या बोलते हैं इनको हम? काउपर्स की ग्रंथि, जिसको बोलते हैं बल्ब यूरिथ्रल ग्रंथि या कंद मूत्र पथ ग्रंथि। कंद का मतलब गांठा होती है, मूत्र पथ का मतलब मूत्र का रास्ता। तो इन दोनों, इसके दोनों तरफ बल्ब नुमा ये स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काउपर्स की ग्रंथि होती है। तो ये जो भाग है वो कहलाता है झिल्लीय भाग, झिल्लीय मार्ग या झिल्लीय भाग, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, जिसके दोनों तरफ एक जोड़ी क्या होती है? काउपर्स की ग्रंथि उपस्थित होती है। इसकी लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। इसके बाद यहां से लेकर के जो सबसे बड़ा भाग होता है यहां तक, जो कि आगे जाकर के शिश्न में होकर गुजरता है। शिश्न जो कि एक मैथुन, नर जनन मैथुन अंग होता है, उसमें से ये ट्यूब निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं शिश्नीय मार्ग। जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है, तो हम इसको बोल सकते हैं 12 से 14 सेंटीमीटर। ये अत्यधिक लंबा संवहनीय भाग होता है, जो कि विजिबल पार्ट होता है। बाहर से हम देखें तो ये मैथुन अंग के रूप में बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये अत्यधिक संवहनी होता है, मस्कुलर होता है, इरेक्टाइल होता है, उत्थापनशील होता है, जिसे अपन शिश्नीय मार्ग कहते हैं, क्योंकि इसमें से ये भाग निकलता है। ठीक है। अब आप देखिए, जो शिश्नीय मार्ग होता है, शिश्नीय मार्ग का अंतिम भाग ये फूला हुआ होता है। ठीक है। इस यहां से यहां तक का जो फूला हुआ भाग होता है, हम इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस, यानी कि शिश्न मुंड कहते हैं। शिश्न मुंड आगे चल करके एक रंध्र के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, जिसे हम बोलते हैं मूत्र जनन रंध्र कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर, यदि हम इस मूत्र जनन छिद्र की चारों ओर, यहां पर हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, इसके ऊपर की तरफ एक पेशीय पतली लचीली झिल्ली होती है, जिसे हम बोलते हैं शिश्न आच्छद। इसको हम बोलते हैं प्रीपियूस। क्या बोलते हैं इसको? प्रीपियूस कहा जाता है। ठीक है। ये जो झिल्ली होती है, ये शिश्न मुंड से एक पेशीय तंतु के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। उस तंतु को हम कहते हैं फ्रेनुलम। जिस तरीका से हमारी जीभ निचले जबड़े से एक तंतु के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जीभ को यदि ऊपर की तरफ करें तो बीच में यहाँ एक तंतु सा लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम। तो इसी प्रकार ये जो शिश्न आच्छद है, ये शिश्न मुंड से फ्रेनुलम नामक तंतु के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। आपने देखा होगा कि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रथा होती है, जिसको बोलते हैं कतना प्रथा। क्या बोलते हैं इसको? कथना प्रथा कहते हैं। कथना प्रथा में क्या होता है, इस फ्रेनुलम को यहां से हटा दिया जाता है, जिसके कारण प्रीपियूस शिश्न मुंड से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद ये जो शिश्न मुंड होता है वो अनावृत हो जाता है, अर्थात झिल्ली पीछे की ओर फोल्ड हो जाती है। उसका कारण क्या है वो आप ध्यान से देखो कि जो प्रीपियूस होता है, इसके पीछे की ओर एक तेलीय ग्रंथि पाई जाती है। इसके पीछे की तरफ एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तेलीय ग्रंथि कहते हैं। इस तेलीय ग्रंथि के द्वारा एक शर्करा युक्त पदार्थ है, जिसको बोलते हैं स्मैग्मा। इस स्मैग्मा, जो कि व्हाइट कलर का पदार्थ होता है, जो स्मैग्मा कहलाता है, जो जीवाणुओं के लिए एक पोषक पदार्थ है। इसका मतलब यदि स्मैग्मा यहां होता है तो जीवाणु अपनी वृद्धि करते हैं, जिसके कारण इस स्मैग्मा के अंदर दुर्गंध आती है। ठीक है। इसलिए फ्रेनुलम नामक तंतु को हटा करके, काट करके कथना प्रथा बनाई जाती है, जिसके कारण ये नहीं हो, शिश्न मुंड पानी से साफ हो जाए। ठीक है। जिससे कि दुर्गंध नहीं आती है। तो ये एक पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट युक्त पोषक पदार्थ होता है, जिसे स्मैग्मा कहते हैं, जो कि तेलीय ग्रंथि के द्वारा ये सीक्रेट होता है, व्हाइट कलर का पदार्थ होता है। ठीक है। तो आपने ये चीजें देखी। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट
कि जो शिश्नमुंड होता है, शिश्नमुंड का अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ध्यान से देखो इसको, शिश्नमुंड का अग्रभाग हम बना रहे हैं यहाँ पर। शिश्नमुंड चारों ओर से दो झिल्लियों के द्वारा, दो परतों के द्वारा घिरा हुआ होता है। यहां पर हमने दो परतें दिखाई हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, एक को अधिचर्म और नीचे की होती है चर्म। ठीक है, इस चर्म भाग के अंदर का जो हिस्सा यहां पर आपको दिखाई दे, इसके अंदर तीन स्पंजी डोरियां होती हैं। जैसे कि हम ये मार्कर है हमारे पास तीन, इन तीन नलिकाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे। तीन नलिकाओं को हम यदि ऐसे दिखाएं तो यहाँ पर देखो, इसका आगे का हिस्सा आपको हॉल के रूप में नजर आएगा। होती क्या है, ये सब ट्यूब है, लेकिन आपको सामने से ये नलिकाओं के हॉल नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीका से इसके अंदर तीन नलिकाएं होती हैं, जिनके सिरे यहाँ पर नजर आते हैं। तीन नलिकाओं में से ऊपर की जो दो नलिकाएं होती हैं, ये ऊपर की दो नलिकाएं हमने बनाई हैं, इन दोनों नलिकाओं को हम कह सकते हैं कार्पोरा कैवरिनोसा। ये दो नलिकाएं होती हैं। दोनों नलिकाएं एक पट्टी के द्वारा, तंतुओं के बने एक पट्ट के द्वारा अलग होती है। ये तो ये पृथक पट्ट होता है जो डिवाइडेशन करता है। ठीक है, दोनों नलिकाएं चारों ओर से जो झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्वुजिनियम। श्वेत कंचुक, श्वेत स्तक आवरण है जो कि चारों ओर से इनको कवर किया हुआ रहता है। इनके अंदर की यदि अपन बात करें तो इनके अंदर ये रक्त कोटर पाए जाते हैं। ये क्या बनाए हमने, रक्त कोटर। इनका फंक्शन अभी देखेंगे। जबकि नीचे की जो नलिकाएं होती हैं, नीचे की जो दो ऊपर की नलिका, नीचे की जो नलिका होती है वो इस टाइप से होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्पोरा स्पंजिओसम। इस कार्पोरा स्पंजिओसम के अंदर जो रंध्र पाया जाता है, इस रंध्र को बोलते हैं मूत्र जनन रंध्र। क्या होता है ये, मूत्र जनन रंध्र होता है। अब आप ध्यान से समझें इसको कि सामान्य अवस्था में जब कार्पोरा कैवरिनोसा की जो पेशियां होती हैं, ये पेशियां संकुचित अवस्था में होती हैं। हम यह लिख सकते हैं, जब ये पेशियां संकुचित होती है तो कार्पोरा कैवरिनोसा के जो रक्त कोटर होते हैं, ये कैसे होते हैं, खाली, अर्थात इनके अंदर रक्त भरा हुआ नहीं होता है। यदि इनके अंदर ब्लड नहीं होगा तो नर शिश्न कैसा होगा, छोटा। और जब यदि छोटा होता है, लूज होता है, तो उस अवस्था में केवल ये मूत्र का उत्सर्जन करता है। ये चीज समझ में आई। जब नर शिश्न की डोरियों की जो पेशियां होती है वो संकुचित अवस्था में होती हैं, उस समय रक्त कोटर ब्लड से खाली रहता है। अतः नर शिश्न छोटा होने के कारण उस स्थिति में केवल मूत्र का उत्सर्जन करता है। लेकिन जब लैंगिक उत्तेजना होती है, जब लैंगिक उत्तेजना होती है तो पेशियां शिथिल हो जाती हैं। पेशियों के शिथिल हो जाने से जो रक्त कोटर है, इनमें रक्त भर जाता है। रक्त कोटर में रक्त भर जाने के कारण नर शिश्न लंबा पेशीय कड़ा यानी टाइट होकर के वीर्य का उत्सर्जन करता है। क्या करेगा, ये वीर्य का उत्सर्जन करता है।
तो हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर? नर जनन तंत्र की पूरी स्ट्रक्चर पढ़ी है। इसके अलावा नर्व सिस्टम का अनुप्रस्थ काट, कई बार एग्जाम में नर्व सिस्टम का केवल स्वच्छ व नामांकित चित्र भी पूछा जाता है, या कई बार इसके बारे में टोटल वर्णन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कुछ कंपटीशन वाले टॉपिक्स भी यहाँ पर आए। कथना प्रथा हमने देखा था, पीयूष प्री पीयूष नामक जो झिल्ली है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्मैग्मा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, ठीक है, वीर्य क्या होता है, ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों के कौन कौन से कार्य होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर आएंगे। आप उसको जरूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स।